हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 5 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और अगर आप लोगों को मात्र 50,000 में बीएड करना है यूपी से तो आप बीएड कर सकते हैं। ये मेरा नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि इस बार सीट में मारामारी है, आवेदन ज्यादा आए हैं। तो जल्द से जल्द आप मुझे कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं मात्र 50,000 में। ईयरली एग्जाम होता है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हम बीएड करवाते हैं और परीक्षा के दौरान हम रहने की सुविधा भी देते हैं। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या तो ऑफिस हमारी प्रयागराज में आप मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? बताइए कहां हुई थी? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को लाइक कर दो, 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी सर्वप्रथम वो हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने जो है किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ब्राही, ग्रीक, खरोष्टी या अरमाइक? दूसरा का जवाब दीजिए। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? तो यहाँ पे ब्राही हो जाएगा। ठीक है, ब्राही लिपि। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है किस पर? बताएंगे सब लोग। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है किस पर? खाद्यान्नों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, या पेट्रोलियम के आयात पर, या तकनीकी ज्ञान के आधार पर? गुड इवनिंग सभी को, जितने लोग लेट में क्लास में आए हैं। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि भारत की विदेशी मुद्रा का जो सर्वाधिक भाग खर्च होता है वो पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, या केंद्रीय बैंक, या अग्रणी बैंक? बताइए आरबीआई क्या है, कौन सा बैंक है? 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो आरबीआई जो है एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक। चलिए, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, या उपरोक्त सभी? बताइए विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और साथ ही इस क्लास में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे, जो है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अब प्रैक्टिस करने का समय है। इस प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको जो है 39 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 से 24 तक के 8 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यहाँ पे 24 का पेपर भी लगाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे इसकी आंसर सीट है एंड हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इनकी जो है प्रैक्टिस सेट के अलावा जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी गाइड बुक भी आती है, तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इनकी जो है स्टडी गाइड बुक ले सकते हैं। स्टडी गाइड बुक में आपको जो है 2700 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, ये दोनों कॉम्बो पैक। आप सबसे इजीली आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? बताइए, 6 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे कटीला चींटीखोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? बताइए ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? 7 का जवाब दीजिए। केवल प्रत्यावर्ती धारा से। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है कहाँ? अफ्रीका, ब्रिटेन, दक्षिण अमेरिका, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? बताइए चारागाह को पैम्पास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वस्तुतः गार्डन नहीं इसमें? बताइए कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं इसमें? 9 का जवाब दीजिए। तो खुशरू गार्डन लखनऊ में ये गार्डन है आपका, ये भी गार्डन है, ये भी ईडन गार्डन है, आप सभी को बताइए क्रिकेट स्टेडियम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए नयनतारा सहगल, विक्रम शेठ, अरविंद आडिगा, बराक ओबामा? बताइए सब लोग।
द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। चलिए, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? 11 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन करके, ठीक है, इस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जो है मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? यौगिक, मिश्रण, विलयन या समघात निकाय? 12 को जवाब दीजिए, क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे यौगिक, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट, चूना या पोटेशियम परमैंगनेट? 13 का जवाब दीजिए, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पीडीए का पूर्ण रूप बताइए, पीडीए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म बताइए पीडीए का। सभी लोग पीडीए का फुल फॉर्म बताएंगे। सभी को गुड इवनिंग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो जाएगा। और कल से मैं सब्जेक्ट एबिलिटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जैसे आर्ट हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, तो इनके क्वेश्चन मैं कल से कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो आप रेडी रहना। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? बरगद का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या चंदन का वृक्ष? हर साल देखते होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पीपल का वृक्ष हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? इनमें से बताना, चारों में से बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो यहाँ पे हरियाणा में है। जनगणना से क्वेश्चन जरूर आएगा और इस वर्ष तो 100% आएगा, क्योंकि जातीय जनगणना शुरू होने वाली आप सभी को पता है, ठीक है। तो याद रखना, जनगणना के क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूँ बहुत जल्द। अब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको मैं कवर करा दूंगा। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु राम सिंह, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? 17 का जवाब दीजिए सब लोग। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो यहाँ पे गुरु राम सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस वायसराय के शासन काल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? बताइए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड रिबन या लॉर्ड कैनिंग? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि किस वायसराय के शासन काल में पहले जो है फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो ये किया गया था लॉर्ड रिबन, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? किसने कहा? बताइए। बताइए, किसके निधन पर जो है बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? बताइए सब लोग, खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली थी? 20 के जवाब दीजिए सब लोग। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो थे रामदास, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये सिख गुरु के जो है चौथे गुरु थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? 21 का जवाब दीजिए। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो शामूगढ़ का युद्ध सबसे जो है निर्णायक युद्ध माना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहां होता है? बताइए, पृथ्वी पर जो है शरीर का अधिकतम भार कहां होता है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या भूमध्य रेखा या धरातल? पृथ्वी ध्रुव या धरातल बोल सकते हो आप, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रत्यक्ष संपर्क किया बिना जो है दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन, सुदूर नियंत्रण, सुदूर अभिगमन या आंतरिक शटल?
बताइए, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सुदूर संवेदन। क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल या समतल उत्तल? 24 का जवाब दीजिए। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ये होता है अवतल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे डॉट डॉट उच्च गति का एक जो है ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। लैन, मैन, वैन, टैन क्या है बताइए सब लोग। 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे 25 का जो करेक्ट आंसर होगा मैन हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? क्वार्टजाइट, संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे कोयला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कृष्ण राज सागर कहां पर स्थित है? मैसूर, उदयपुर, कोटा, हैदराबाद। बताइए कृष्णराज सागर कहां पर स्थित है? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। कृष्ण राज सागर कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? बताइए सब लोग, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है इसमें? बताइए सब लोग। 29 के जवाब दीजिए, कौन सा जोड़ा इसमें गलत है? तो ये वाला, चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी, इनके बीच कोई युद्ध ही नहीं लड़ा गया। ठीक है, चलिए पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, पठार या दर्रा? वीडियो को लाइक करो। 100 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो जानी चाहिए। होप करता हूं आप इस टारगेट को कंप्लीट कर देंगे। तो फटाफट लाइक कर दो सब लोग। पर्वतों की उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो उसे कहा जाता है दर्रा। ठीक है, चलिए नाथुला दर्रा कहां है? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग, किस स्टेट में है? झूम कृषि कहां पर की जाती है? बताइए झूम कृषि कहां की जाती है? उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्व भारत, उत्तर भारत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उत्तर पूर्व भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? 32 को जवाब दीजिए। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? चक्रवाती गतिविधि से होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए पाक स्टेट यानी कि पाक जलडम भूमध्य जो होता है वो किसके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रण ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात या लक्षद्वीप और मालदीव। 33 का जवाब दीजिए सब लोग। पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है हो जाएगा ये ए वाला। ठीक है, और देश पूछे तो भारत और श्रीलंका। ठीक है, चलिए किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई और अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? गोकुला, राजाराम, चूड़ामणि या बदन सिंह? किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो यहाँ पे राजाराम। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। इसकी पीडीएफ हाँ आज से मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों को कल व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर आप जो क्लास कराते हैं उसकी हमें पीडीएफ दे दो, तो मैं पीडीएफ आज से सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो भी एजुकेशनल अपडेट आती रहती हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से संबंधित, वो अपडेट आपको मॉर्निंग में जब कभी भी अपडेट आएगी, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले वहीं पे मिलेगी, क्योंकि हर अपडेट की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, चलिए इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन सीरोल। 36 का जवाब दीजिए। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय पर तक जो है कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। कौन रहे भाई सबसे ज्यादा समय तक?
तो जवाहरलाल नेहरू, ये तो सभी को पता रहा था। ठीक है, चलिए चाणक्य का अन्य नाम क्या था, बताइए चाणक्य का अन्य नाम क्या था, फटाफट जवाब दीजिए। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक है, सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ग्रीन चैनल है एक क्या? दूरदर्शन चैनल, डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, टेलीफोन सेवा। क्या है ग्रीन चैनल? 39 का जवाब दीजिए सब लोग। ग्रीन चैनल है एक क्या? तो ये एक डाक सेवा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैडमियम। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सीसा बड़े शहर को की जो वायु होती है उनको प्रदूषित करते हैं। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, मणिपुर। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2004, 2005, 2006, 2007। बताइए, पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? यह किया गया था सन 2007 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? बताइए, सतलज नदी, रावी नदी, लूनी नदी या झेलम नदी। 43 का जवाब दीजिए। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया है? सतलज नदी का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बिहू है असम राज्य का बहुत ही प्रमुख आपका त्योहार है, महत्वपूर्ण त्योहार है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? बाला साहेब ठाकरे, बीजी तिलक, एमजी रानड़े या छत्रपति शिवाजी। 45 को जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे बीजी तिलक। ठीक है, चलिए, तीन संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? पिकासो, विंची, राफेल, एंजेलो। बताइए, तीन संगीतक किसकी प्रतीक है पेंटिंग? पिकासो की है ये। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण कराया था किसने? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन। बताइए, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? लॉर्ड कर्जन ने कराया था, तो ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला जो है शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। बिहार से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आप जैसे आप सीटेट का एग्जाम दोगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाया करता है कि मधुबनी का संबंध किससे है? बिहार से। अगर आप बिहार से हो, इस जिले से हो, तो आप जरूर इसके बारे में बताना, मधुबनी चित्रकला के बारे में, किससे इसकी जो है पेंटिंग की जाती है, किससे बनाया जाता है, जरूर बताना आप लोग। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? बिहार वाले बच्चे जरूर बताएंगे। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस में मिली है बताइए सब लोग। तो ये मिला है ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु नानक देव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है बी वाला हो जाएगा, गुरु रामदास। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा दिया था रामदास, तो वो गलती से निकल गया था, तो गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे होगा 20 वाले का। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहा था रामदास वाला, तो इस वजह से मैं गलती से बता दिया। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? पारगम्य, पारागमय, पारगम्य या परिगम्य? क्या होगा? तो यहाँ पे ये वाला पारगम्य, ये आपका सही है। ठीक है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली, पहाड़ी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। 52 को जवाब दीजिए। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पे खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आलोचना का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? सुलोचना, विवाद, समीक्षा या बाध्यता? आलोचना का पर्यायवाची बताइए सब लोग। समीक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीक्षा, ऑप्शन सी वाला। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं क्या? विद्वान, कुशा, कुशाग्र बुद्धि या मंद बुद्धि? क्या कहते हैं बताइए, 54 को जवाब दीजिए। कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है पवित्र, दार्शनिक, कृतात्मा, शुद्धोधन? बताइए, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है क्या? शुद्धोधन कहलाता है, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिजात का विलोम बताइए। अभिजात का, कुलीन, सामान्य, आकुलीन, वंचित, क्या होगा अभिजात का विलोम? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभिजात का विलोम क्या होगा? सामान्य हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का, अनावृष्टि, अकाल, तूफान, वर्षा, क्या होगा अतिवृष्टि का विलोम? अतिवृष्टि का सभी को बताया, अनावृष्टि हो जाएगा। चलिए, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? अभिशंसा में अपि उपसर्ग है या अभी या औ या अनु? बताइए, अभिशंसा में उपसर्ग बताइए। अभी उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अवलोकन में उपसर्ग बताइए सब लोग। अवलोकन में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, अवलोकन में कौन सा उपसर्ग है? अवलोकन में अ उपसर्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद का, बताइए सब लोग, निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे निधन विवाद हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राप्तांक में समास बताइए, कौन सा समास है प्राप्तांक में? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? कौन सा समास होगा प्राप्तांक में? बताइए 61 का। तो प्राप्तांक में समास होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला में कौन सा समास है? बताएंगे सब लोग, त्रिफला में समास कौन सा है? तो त्रिफला में समास है द्विगु समास है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है इसमें? बताइए, वार्णिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे ये सभी आपके वार्णिक छंद के हैं, ठीक है। चलिए, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरण वाला होता है? बताइए, वो कौन सा छंद है? वो है सवया, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? भयानक, वीर, अद्भुत, रौद्र? बताइए कौन सा रस इसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये जो पंक्ति लिखी है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, मतलब इसमें मोटिवेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे वीर हो जाएगा, उत्साह, ठीक है। चलिए, एक दंत में समास बताइए, कौन सा समास हो जाएगा? एक दंत में समास कौन सा है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास? कौन सा समास होगा बताइए? एक दंत में समास बताइए। तो एक दंत में आपका समास है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, दोनों पद, पहला पद या नवीन अर्थ? बताइए, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में प्रधान दूसरा पद होता है, ठीक है। चलिए, परमेश्वर में समास बताइए। परमेश्वर में समास कौन सा है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुव्रीहि? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर में कौन सा समास है? ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना इन दोनों में से, ठीक है। चलिए, राजभाषा में समास बताइए। राजभाषा में बताइए समास कौन सा है? तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रुपया पैसा में समास बताइए। तो इसमें दोनों पद इसके प्रधान है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्वर्गवासी में समास बताइए। समास के कई प्रश्न यहाँ पे लग गए हैं। स्वर्गवासी में समास बताइए। तो स्वर्गवासी में समास है तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए, अध्ययन में
कौन सी संधि है अध्ययन में? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, कौन सी संधि है बताइए सब लोग। अध्ययन में कौन सी संधि है? तो अध्ययन में यण संधि है। ठीक है, चलिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए सब लोग। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? 73 का जवाब दीजिए सब लोग। तो प्रतिधन एक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए टिकाऊ में प्रत्यय बताइए। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय, अक्कड़ प्रत्यय, आड़ी, आऊ। तो 74 का जितने भी लोग ऑप्शन डी सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तैराक में प्रत्यय बताइए सब लोग। तैराक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तैराक में कौन सा प्रत्यय होगा? आकू, आक, अक, अक्कड़। तैराक आक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस्कार का बताएंगे सब लोग। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? विसर्ग संधि का उदाहरण है तिराह धनकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए संकर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संकर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे शम धन कर हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो गया? व्यर्थ का, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विधन अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निष्पल किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या गुण स्वर संधि? बताइए निष्पल किस प्रकार की संधि है? विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंदमाला किसकी रचना है? देव कवि, केशवदास, भिखारी दास या मतीराम? छंदमाला किसकी रचना है? तो यहाँ पे केशव दास हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? गिराना 81 का जवाब दीजिए। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विशिष्ट का अति विशिष्ट, सामान्य, असाधारण, असामान्य, कौन सा होगा? 82 को जवाब दीजिए। विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विशिष्ट का हो जाएगा सामान्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो यहाँ पे निराकार हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। इस लड़की ने दही गिरा दी, इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? कि इस लड़की ने दही गिरा दिया, इस लड़की का दही गिर गया, गलत। इस लड़की की दही गिरा दिया, गलत। इस लड़की से दही गिरा दी, ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, चलिए आंसू से आंचल भीग गई, आंसुओं से आंचल भीग गया, आंसुओं से आंचल भीग गया, या आंसुओं से आंचल भीग गई, आंसुओं से आंचलें भीग गई, ये तो होगा ही नहीं। आंसू से आंचल भीग गया, ये भी नहीं होगा। आंसुओं से आंचल भीग गया, ठीक है, एक आंसू से तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी, अतीत, पुरातन या भविष्यवक्ता, क्या होगा? भविष्य में होने वाले के लिए शब्द क्या होगा? देखिए हिंदी में 4-5 ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें आप पढ़कर आप हिंदी में फुल कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत होते हैं। जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, तो इनके चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लो। इस टॉपिक के प्रश्न आप सही कर लिए तो आपके पूरे के पूरे हिंदी में सही हो जाएंगे, अगर आप हिंदी ठीक ठाक पढ़े हैं तो 86 का जो करेक्ट आंसर होगा भावी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप भावी शिक्षक व शिक्षिकाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन गणेश का पर्यायवाची नहीं? इसमें गणेश का गजानन, विघ्नेश, विनायक, गोविंद, बताइए गणेश का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो इसमें गणेश का पर्यायवाची इसमें नहीं है कौन सा भाई? गोविंद नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? संज्ञा, उपवाक्य, विशेषण, उपवाक्य, क्रिया विशेषण, उपवाक्य, उनमें से कोई नहीं। 88 का जवाब दीजिए। जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं, इस वाक्य में जब वह गाता है क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, आसान डोलना या अपना उल्लू सीधा करना। 89 का जवाब दीजिए। स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है?
तो यहाँ पे 89 का अपने पैरों पर खड़ा होना हो जाएगा। ऑप्शन ए। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? अनु उपसर्ग से अनाथ, अनाचार, अनहद, अनुसार, अन्य। क्या होगा 90 का जवाब दीजिए। अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? अनुसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? उन्नति, पतन, मूर्त, अमूर्त, वक्र, ऋजु, अपेक्षा, अनिच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? ये वाला। ठीक है, जो चित्त के साथ जो है कार्यशील हो उसके लिए शब्द क्या होगा? दत्त चित्त, परिश्रमी, महत्वपूर्ण या चित्तशील? जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए शब्द होगा दत्त चित्त। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? बताइए वो कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? चिड़िया, प्रत्येक, दर्शन, साधु। प्रत्येक शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है, एक वचन में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मोहन जा रहा है, तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। ये तो भविष्यकाल हो गया। उसने फल खा लिए थे ये भूतकाल में हो जाएगा। तुम कल आने वाले थे ये भी नहीं होगा, तो मोहन जा रहा है ये आपका इस वाक्य में जो क्रिया है वर्तमान काल में है। ठीक है, चलिए। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। 95 को जवाब दीजिए। थोड़ा पानी देना इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? विशेषण है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे सरलता हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों को की जो है व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? वाक्य विचार, व्याकरण, साहित्य, परिष्करण। क्या कहलाता है बताइए सब लोग? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? वो कहलाती है व्याकरण। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। गगनांचल में कौन सा समास है? गगनांचल में कौन सा समास है? 98 के जवाब दीजिए। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न से संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? संयुक्त स्वर ये नहीं है। ठीक है, चलिए। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं क्या? बताइए उसे क्या कहते हैं? 100 का जवाब दीजिए। उसे कहते हैं शब्द। ठीक है, चलिए। रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे जवाब दीजिए सब लोग फटाफट। पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे भाई। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आर है, एक्स है, ओ है, एंड यहाँ पे ओ है, एफ है, डी है, सी है ना? तो इनके इनके बीच का अंतर पता कर लेना है। आई और ओ के बीच का अंतर कितना है? +6 का, है ना? जे, के, एल, एम, एन, ओ, है ना? 6 का, +6 का। आर और एफ के बीच का अंतर पता कर लो। तो यहाँ पे जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो यहाँ पे -12 का है। ठीक है, एक्स और डी के बीच अंतर का पता कर लो। वाई, जेड, ए, बी, सी, डी +6 का है। उसके बाद यहाँ पे -12 होगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पे +6 किया गया है, फिर -12, +6, -12 ऐसे किया गया है। सेम सेम आपको इसमें कर देना है। एल में +6 ऐड करो, क्या हो जाएगा बताइए सब लोग? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। यम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। आर देखिए किस में है? पहला ऑप्शन में, ये इसमें दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कट किए दे रहा हूं, ये इसमें पहले में है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ज्यादा आपको समय अपना वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे विषम का चयन करिए। वायुयान, पक्षी, टैंकर, हवाई छतरी, इसमें विषम कौन सा है? तो इसमें देखिए पंछी आपका भिन्न है, क्योंकि हवाई छतरी, टैंकर, वायुयान ये सब कृत्रिम वस्तुएं हैं। पक्षी एक क्या है? जीव है। ठीक है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अपराध सजा, मेहनत सफलता, सजा वकालत, व्यायाम स्वास्थ्य, इसमें बताइए कौन सा भिन्न है? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
मेहनत से आप सभी को पता है कि सफलता मिलती है, अपराध करने से सजा मिलती है, व्यायाम से स्वास्थ्य सही होता है, सजा से वकालत तो मिलती नहीं। ये क्या है, जैसे अपराध करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, सजा मिलेगी। मेहनत करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, सफलता मिलेगी। व्यायाम करोगे तो इसका जो परिणाम निकलेगा स्वास्थ्य तो सही होगा ना। तो ये आपका उल्टा लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे रिक्वायर जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख दिया जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। जवाब दीजिए सब लोग। REQUIRE, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है IREVQER। बिल्कुल सरल प्रश्न है, देखते ही आप लोग बता दिए होंगे। ये सीधा सीधा इसका जो है यहाँ पे विपरीत लिख दिया गया है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। RE और आगे जवाब दीजिए सब लोग। और यहां पे देखिए ये जो V है आपका, V E का जो है आपका अपोजिट है V, ठीक है। ये जो V है ये E का अपोजिट है, इस वाले E का, है ना। फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे सब लोग। बिल्कुल सरल प्रश्न मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहाँ पे फिर से लिख के समझा दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वो हो गया था। REQU हो गया, तब तक वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दो। अब यहां पे देखना इसको ऐसे लिखा गया है, सीधे सीधे यहाँ पे ये जो IRE है ना, तो इसको यहाँ पे लिख दिया है बस। अब यहाँ पे जैसे TARNISH लिखा हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में आपको ये लास्ट वाला ISH लिख देना है स्टार्टिंग में। अब देख लो कि इसमें किसमें है, ISH इसमें नहीं है, ISH इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये जो आपका यहाँ पे V है, ये V आया कैसे, V कैसे आया, ये E का जो है अपोजिट लिखा हुआ है V, ये आ गया। अब बाकी यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, Q, ये बचा Q ना, ये वाला Q आ जाएगा, और ये बचा R बस। अब यहाँ पे एक आपको लिखना है अपोजिट, है ना। जैसे यहाँ पे R तो N का क्या हो जाएगा, N का बताइए क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ऐड कर देंगे तो O हो जाएगा यहाँ पे एक। उसके बाद यहाँ पे बचा RAT लिख दो, ठीक है। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे शब्द, ये क्रिएशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक आरंभ से शब्द में उतने ही दूर हैं जितने की वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रमबद्ध किए जाने पर है। बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे 5 का। जैसे यहाँ पे ये C है, R है, E है, A है, T है, I है, O है, N है, इसको स्टार्टिंग से आपको लिखना है, स्टार्टिंग से ABCD से A, उसके बाद कौन सा यहाँ पे आएगा, C आएगा, C के बाद यहाँ पे D आता है बट D नहीं है तो E आ जाएगा। देखो E आ गया अपने स्थान पे, है ना, तो ये एक हो गया। E के बाद यहाँ पे I आएगा, I के बाद यहाँ पे N आएगा, O आएगा, R आएगा, T आएगा, बाकी कोई अपने स्थान पे नहीं आ रहा, केवल E, तो केवल एक वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखा जाता है कुछ भाषा में, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, जवाब दीजिए सब लोग। उसी कूट भाषा से आपको बताना है। जैसे यहाँ पे P है तो यहाँ पे देख लो P, ये दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे P का कोड क्या है 7, ऐसे कोड बनाते चले जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे E है, E का कोड देख लो 3 है, 7 3 8, 738 237, 738 237 इसमें नहीं है, 738 237 पहला वाला सही हो जाएगा। बस आपको कोड उठाते चले जाना है बस। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, इसको बताइए सब लोग।
ये 6 यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 9 यहाँ पे आ गया, है ना। ये 3 यहाँ पे लास्ट में आ गया, 2 यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया और ये बीच में आ गया, ठीक है। अब इसे बताइए सब लोग, देखिए यहाँ पे पहला वाला जो आपका है वो लास्ट में चला जा रहा है, तो 0 लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बचा 840 480। अब यहाँ पे 9 बीच वाला जो है पहले आ जा रहा है, तो बीच वाला 4 है, ये आ जाएगा, तो 480 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। हम किस चिन्ह का प्रयोग करें कि ये समीकरण सही हो जाए, बराबर में 7 आ जाए। 8 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे 30 है, मैं यहाँ पे 30 लिखे ले रहा हूं, 30। अब यहाँ पे मैं सी वाले को चेक करता हूं, माइनस और प्लस को, माइनस और प्लस को। सॉल्व करिए सब लोग फटाफट। यहाँ पे डिवाइड है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिवाइड है, ठीक है। माइनस और डिवाइड को हम वो करेंगे, तो 30 यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये डिवाइड की जगह पे आपका जो है आ जाएगा -4 प्लस का 2, और यहाँ पे गुणे, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट में फिर से लिखे दे रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम सा है। 30 यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, -4 प्लस का 2 गुणे 3, इसे सॉल्व कर लो। 6 पंचे 30 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लो सभी लोग फटाफट। 6 5 11, 11 में से 4 गया, 7 आ जाएगा। तो यही आपका ये हो जाएगा, माइनस और डिवाइड का। यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए सब लोग, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट लाइक कर दो। 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पता करो ये 36 कैसे आया, फिर 72 कैसे आया, तभी आप पता कर पाओगे यहाँ पे क्या आएगा। छह का गुणा 3 में करो, 6 का 18, 18 का 2 में कर दो, 18 36, 4 6 24, 24 3 72, 5 5 25, 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये डिस्टेंस वाला है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। जो भी इसका करेक्ट आंसर हो, आप लोग अपना जो है स्कोर जरूर बताना, और इसका आंसर भी आपको बताना, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। बाकी आज बीएड प्रवेश परीक्षा फॉर्म की जो है अंतिम तिथि है, बिहार यूपी दोनों की। फॉर्म भर दो, कल मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग में 9:30 बजे की पूर्ण रूप से कितने फॉर्म भरे गए हैं। करेक्शन कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कल वाली वीडियो जरूर देखना, मॉर्निंग में जो 9:30 बजे आएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर देना।